आँखों में आंसू आते हैं, दर्द फिर भी कहाँ किसी को बताते हैं। इरादे बता देते हैं सब कुछ मेरे, तभी तो मंजिलों को उनकी औकात बताते हैं। और पढ़ाई इतनी बेहतरीन करो ना कि रास्ते खुद मंजिल का रास्ता बताते रहें। हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार दीवाने विद ऐतिहासिक चैनल में स्वागत है। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम लोग राजा हर्षवर्धन की ऐतिहासिक विजयों के बारे में जानेंगे। तो पहले पार्ट में देवगुप्त मालवा के शासक थे, जो कि शशांक के साथ संधि करके इसने गृहवर्मा की हत्या कर दी, जो कि राजश्री के पति थे। तो आज हम यहीं से जानेंगे। तो देवगुप्त ने ऐसे ही गृहवर्मा की बिना सोचे समझे हत्या नहीं कर दी थी। गृहवर्मा की हत्या तब की गई थी जब राज्यवर्धन अपने राज्य से बाहर गए हुए थे हूणों को हराने के लिए। उसी वक्त शशांक के साथ इसने संधि करके देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यवर्धन अपने राज्य से बाहर ही थे कि इनके पिता प्रभाकर वर्धन की भी आकस्मिक मृत्यु हो गई। और ये जब अपने शासन कि राज दरबार में लौटे, तब इन पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उधर पिता की मृत्यु हो गई, उधर बहन के पति की हत्या हो गई और बहन को बंदी बना लिया गया। राज्यवर्धन एकदम से हिल गए। राज्यवर्धन फिर गुस्से से एकदम लालायित होकर अपने पिता की क्रियाक्रम के बाद उसने देवगुप्त मालवा नरेश को पटक के ऐसा मारा कि उसके प्राण पखेरु निकल गए। और मार के लौट ही रहा था कि उसके मित्र शशांक ने उसे धोखे से समझ लो मौत के घाट उतार दिया। अब राज्यवर्धन की भी मृत्यु हो गई और पुनः राजश्री को शशांक ने बंदी बना लिया। और राज्यवर्धन की मृत्यु की खबर थानेश्वर में कुंतल नामक अश्वारोही ने आकर दी, जिससे राजा हर्षवर्धन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राजा तो नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय वो मात्र 16 वर्ष के थे और हर्ष ने प्रतिज्ञा या कसम खाई थी कि वो कभी राज्यपाट नहीं ग्रहण करेंगे। वो भिक्षुओं की भांति अपना जीवन व्यतीत करना चाहते थे, लेकिन अब उनके सामने ऐसी घड़ी आ पड़ी। अब वो क्या करें, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ हर्षवर्धन पिता और भाई की मृत्यु पर दुख और आंसू बहाते जा रहे थे और कुछ वो समझ ही नहीं पा रहे थे अब आगे क्या होगा। लेकिन उन्हीं के दरबार का सेनापति सिंहनाथ ने उनको समझ लो मोटिवेट किया, उनको समझाया कि आप ही हैं अब पालनहार, दुष्टों को मौत के घाट उतारने वाले। और इसकी बातों से प्रेरित होकर राजा हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। हर्षवर्धन सत्ता में नहीं बैठना चाहते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो शस्त्रों में पारंगत नहीं थे। वो पूरी तरह निपुण थे। वो एक बहुत खतरनाक योद्धा थे। और गद्दी पर बैठते ही उसने अपने मंत्री अवंती को आदेश दिया कि वो घोषणा कर दें, पूर्व में उदयाचल, पश्चिम में हस्तांचल और उत्तर में गंधमादन और दक्षिण में चित्रकूट के सभी राजा या तो हर्ष के सामने अपने घुटने टेक दें या युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। इससे पता चलता है कि हर्ष एक पराक्रमी और वीर पुरुष था। लेकिन हर्ष के सामने दो समस्या भी थी कि उसे अपने भाई राज्यवर्धन के हत्यारे को मौत के घाट उतारना था और अपनी बहन राजश्री को, जो कि कैदी बनी हुई थी, उसे मुक्त कराना था। जब हर्ष कन्नौज पहुंचा तो इसकी बहन राजश्री वहां से भाग चुकी थी। तो हर्ष अपने मित्र देवमित्र की मदद से अपनी बहन को खोजने लगा और उसे पता चला कि उसकी बहन विंध्य के जंगलों में चली गई है। और वह ढूंढते ढूंढते जब अपनी बहन राजश्री के पास पहुंचा, तब उसकी बहन
आत्महत्या करने वाली थी, लेकिन सही समय पर पहुंच के उसने अपनी बहन की जान को बचा लिया और कन्नौज आकर शासन करने लगी। लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार 620 ईस्वी के बाद हर्ष ने शशांक को बहुत बुरी तरह से पराजित किया था। शशांक ये गौड़ वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। ये शैव धर्मावलंबी था। इसने बौद्ध वृक्ष भी कटवाया था। ये बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। तो शशांक समझ लो 620 ईस्वी में हर्ष ने शशांक को पूर्णतः हरा दिया था। लेकिन हर्षवर्धन इतने पे ही नहीं रुका। हर्षवर्धन तब तक युद्ध जारी रखा जब तक उसने पूरे पंच भारत को जीत नहीं लिया। पंच भारत में उड़ीसा, पंजाब, मिथिला, बंगाल, कन्नौज था। मैं एक नक्शा लगा रहा हूँ। इस नक्शे से आप देख सकते हैं कि हर्ष का कितना बड़ा साम्राज्य था। आपने पीछे जो नक्शा देखा, इसकी मदद से शायद आपको कुछ समझने में मदद मिली हो। जब हर्ष अपने राज्य का विस्तार करने में लगा हुआ था, उस समय हर्ष के समान ही दक्षिण में एक शक्ति पनप रही थी, या समझ लो विकसित हो चुकी थी, पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश का राजा था। ये दोनों आपस में एक विस्फोटक पदार्थ की भांति थे। दोनों महाशक्ति थे और इन दोनों का आमना सामना होना मतलब कि विनाश युद्ध होना तय था। और इन दोनों की सीमाएं भी लगती थी नर्मदा नदी पर। और ऐसा ही हुआ, इन दोनों का हो गया युद्ध। घोर संग्राम उस समय का कहा जाता। युद्ध हुआ। राजा हर्ष को इतनी बुरी तरह से पुलकेशिन द्वितीय ने क्षति पहुंचाई या पराजित किया कि हर्ष ने सोचा नहीं था कि ऐसा हमारे साथ हो सकता है। इसमें समझ लो हर्ष पूरी तरह पराजित हो गया। और इसकी जानकारी इसके दरबार में आए चीनी यात्री ह्वेनसांग से प्राप्त होती है, जिससे पता चला कि हर्ष पूरी तरह से पराजित हो गया था, जिससे इसने युद्ध को एक शांति की तरफ का रूप दे दिया। ये बहुत दिमागी था। तभी तो इसने साहित्य में कई रचनाएं भी की, जिनमें से नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका थे। ये 3 नाटक थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसे धावक नामक कवि ने लिखी थी, जिसे राजा हर्षवर्धन ने अपने नाम पे करवा ली थी। लेकिन ये कहना उचित है या अनुचित है, इसका स्पष्ट रूप से प्रमाण नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राजा हर्ष ज्ञानी नहीं था। उसने नागानंद नाटक का अपने दरबार में मंचन भी करवाया था। तो आज की कहानी समझ लो संपूर्ण हो चुकी है। बस कुछ प्रमुख जानकारी और भी हैं। इसने अपने दरबार से एक ब्राह्मण ज्ञानी को चीन भेजा था और वहाँ से 2 समझ लो दूत आए थे इसके दरबार में। एक आया था 641 में, एक आया था 643 में। ईस्वी में थोड़ा कन्फ्यूजन है, गलत भी हो सकती है। एक का नाम था लियांग हुई किंग और दूसरे का नाम था ली ई पियोयो। तो ये दोनों चीनी राजदूत थे जो भी थे, और इनके राज में कुछ कवि थे जैसे बाणभट्ट। इनके गुरु का नाम था भर्चु, और एक थे मयूर, एक थे मतंग दिवाकर, जिनकी 2 रचनाएं हैं, सूर्य शतक, मयूर शतक। एक थे जयगुप्त। ये कवि थे इनके दरबार के। और हर्ष की और पुलकेशिन द्वितीय की जो लड़ाई हुई थी नर्मदा नदी के पास, इसका उल्लेख ऐहोल अभिलेख से भी होता है, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखा था। तो आज का टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर ऐसे ही वीडियो के लिए कमेंट करके बताओ और आपको किसके बारे में अगला वीडियो चाहिए। जय हिंद।